Hello friends, this is the part 2 of chapter 2, that is microorganism, friends and foe. So in the previous video we have studied about antibiotics, fermentation and the uses of microorganism. So in this video we'll start with vaccine. In the starting, Paheli is very curious. She is asking a question. So she is saying, why are children or infants given vaccination? तो ये पूछ रही है कि बच्चे या छोटे छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। जनरली बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केस में बड़े लोगों को, एडल्ट को भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। जैसे कि अभी कोविड-19 के केस में हो रहा है, हम लोग जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। वैक्सीन क्यों लिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो यह लिखा हुआ है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो कह रहा है कि जब भी कोई ऐसा माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में इंटर करता है जो कि डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में बॉडी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स आया है उससे लड़ सके, उससे फाइट कर सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर्स अगेन। तो कह रहा है बॉडी को ये याद रहता है कि अगर वो माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स था, वो माइक्रोब्स अगर दोबारा अटैक करे, दोबारा अगर बॉडी में आने का कोशिश करे, तो उससे कैसे फाइट करना है, ये बॉडी को याद रहता है। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर माइक्रोब्स या कोई वायरस या बैक्टीरिया आपके बॉडी में इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन जाता है, ताकि उस वायरस बैक्टीरिया को क्या करे, मार दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। कह रहा है, इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। कह रहा है कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस का डेड फॉर्म को, मरे हुए फॉर्म को अगर बॉडी में डाल दिया जाता है, एक हेल्दी बॉडी में डाल दिया जाता है, तो बॉडी करता है क्या कि उससे फाइट करता है और उसको मार देता है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाता है, और वो तो खुद पहले से ही डेड फॉर्म में है या कमज़ोर फॉर्म में है। तो क्या करता है, अपना बॉडी उस बैक्टीरिया या वायरस को मार देता है बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। तो कैसे मार देता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट में, और फिर उसको मार देता है। द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो वो जो एंटीबॉडी होता है, वो क्या होता है, अपने बॉडी में हमेशा के लिए रह जाता है। बहुत सारे केस में होता है कि हमेशा के लिए रह जाता है, बहुत सारे केस में होता है कि हमको कभी कभी समय समय पर वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो इसी तरह वैक्सीन क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि अभी कोविड की बात करें, तो कोविड में स्पेशली अगर कोवैक्सीन की बात करें, तो कोवैक्सीन इसी फार्मूले पे काम करता है। वो उसमें है क्या, एक्चुअली उसमें कोविड-19 का, कोरोना वायरस का बहुत ही डेड और वीकेंड फॉर्म है उस वैक्सीन में। वो आपके बॉडी में इंटर कर दिया जाता है, और होता है कि वो इतना वीक होता है कि आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता है वो। तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं बॉडी में, फिर इसको मार देते हैं, इसको किल कर देते हैं, और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गए वो क्या होते हैं, वो आपके बॉडी में रह जाएंगे, और उसको याद रहेगा कि आगे अगर मान लो रियल कोरोना वायरस का अटैक होता है बॉडी पे, तो पहले से तो एंटीबॉडी तैयार है, वो फिर क्या करेगा, रियल कोरोना वायरस को मार देगा। तो वैक्सीनेशन ऐसे ही काम करता है। कह रहा है, सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। तो कह रहे बहुत सारे डिजीज जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सब क्या किए जा सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकते हैं। वैक्सीनेशन अगर इन लोगों का पहले ले लिया जाए इन सब डिजीज़ का, तो क्या हो जाएगा, तो आपको बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, और जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा तो ये सब डिजीज़ से आप प्रिवेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब सेफ़ हो जाएंगे, आपको ये डिजीज़ नहीं होगा। जैसे कि अभी कोविड-19 के केस में भी हो रहा है, अगर उसका वैक्सीनेशन आप ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपको फिर कोविड-19 नहीं होगा। लिखा हुआ एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। कह रहे एडवर्ड जेनर जो था, एक साइंटिस्ट थे जो थे, ये 1798 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन जो होना था उसका डिस्कवरी किए थे। लिखा हुआ, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। तो
अगर बचपन में आपको बहुत सारा इंजेक्शन्स दिया गया होगा, बहुत सारा आपको वैक्सीनेशन करवाया होगा, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज, बहुत सारा डिजीज़ के अगेंस्ट में, कि उससे आपको प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए आपको वैक्सीनेशन करवाया गया होगा। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़? क्या आप बता सकते हैं कौन सा डिजीज़ है? तो ये कौन सा डिजीज़ है? आप लिख सकते हैं हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन हुआ होगा, पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ होगा आप लोग को। तो ये सब क्या है? आपने जो हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन लिया तो आपको हेपेटाइटिस डिजीज़ नहीं होगा, पोलियो डिजीज़ आपको नहीं होगा। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप पेरेंट्स से पूछ भी सकते हैं कि पापा मम्मी आपने मुझे कौन कौन सी वैक्सीनेशन करवाई थी। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज़, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो डिजीज़ हैं इससे प्रोटेक्शन बच्चों को मिले। क्यों? अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो बच्चों को डिजीज़ हो जाएगा, और डिजीज़ हो जाएगा तो फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, उसको बीमारी बहुत हो सकता है खतरनाक वाला। तो नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, तो जो ज़रूरत का वैक्सीन होता है वो आपके आसपास के हॉस्पिटल में मिलता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो हुआ क्या था, पहले आपने टीवी में देखा होगा, मे बी एडवर्टीजमेंट में या न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता था। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता है, क्या चलाया जाता था पहले? तो इसमें होता था क्या कि जो पोलियो ड्रॉप होता था, ड्रॉप के थ्रू ये पोलियो आपको दे दिया जाता था, पोलियो का वैक्सीनेशन कर दिया जाता था। बच्चे के मुंह में 2 बूंद क्या किया जाता था, पोलियो ड्रॉप दे दिया जाता था। इससे बच्चे क्या हो जाते थे, इम्यून हो जाते थे, उनमें एंटीबॉडी बन जाता था, और आगे चल के उनको क्या होगा, अब पोलियो नहीं होगा। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया, और ये कैंपेन किस चीज़ के लिए था? इसको ख़त्म करने के लिए, स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए ये आपको वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्मॉल पॉक्स के लिए चलाया गया, ताकि स्मॉल पॉक्स को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. तो कह रहा अभी के समय में वैक्सीन बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से, टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। तो डिजीज़ ना हो, ह्यूमंस को डिजीज़ ना हो, एनिमल्स को डिजीज़ ना हो, उससे प्रोटेक्शन मिल सके, इसीलिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाता है, वैक्सीन को बनाया जाता है। तो अब पहली के क्वेश्चन का आंसर मिला कि वैक्सीनेशन क्यों कराया जाता है। वैक्सीनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों को क्या हो सके, बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप हो सके, और बच्चे को फ्यूचर में बीमारी ना हो। अब देखो नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीन के लिए तो किए ही, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम लोग सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी कर सकते हैं, ताकि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए और प्रोडक्शन प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा हो फील्ड से। कह रहे सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई है सॉइल में, तो उसको पूर्ति करने के लिए, उसको इनरिच करने के लिए, सॉइल को इनरिच करने के लिए हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में वो मिला देते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया था वो? राइजोबियम था, एज़ोटोबैक्टर था, नोस्टक था, इस टाइप का बैक्टीरिया था जो सॉइल की फर्टिलिटी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा बढ़ा देता था। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो ये सब जो बैक्टीरिया थे, आपको राइजोबियम था, नोस्टक था, एनाबिना था, एज़ोटोबैक्टर था, ये सब माइक्रोब्स जो है, ये सब माइक्रोब्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस माइक्रोब्स को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल तरीके से ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। साइनोबैक्टीरिया भी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, चलो देखते हैं। लिखा हुआ है, बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर्स। तो बूझो और पहेली देख रहा है कि स्कूल का जो गार्डनर है
वो मैन्योर तैयार कर रहा है। फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो उस वीडियो को जाके आप देखिए। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन। तो कुछ फ्रेंड के साथ में बूझो और पहली क्या किया कि वो बहुत सारे प्लांट, वेजिटेबल और फ्रूट्स जो खराब हो चुके थे उस सबको कलेक्ट किया और उसको दे पुट देम इन अ पिट मी मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो वो एक पिट में उस सबको डाल दिया गया जिसको कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया था। वो ऐसा पिट था जिससे वेस्ट डिस्पोजल जिसमें किया जा सके उसके लिए बनाया गया था। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो कुछ दिनों के बाद हुआ क्या कि वो जो आपका वेजिटेबल था, प्लांट्स था या वेजिटेबल का पील था, फ्रूट्स वगैरह था, वो सब खड़ा मतलब सड़ गए और वो मैन्योर बन गए। वो क्या बन गए? मैन्योर बन गए। और मैन्योर, जब वो मैन्योर आप डालेंगे खेत में तो क्या होगा? उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगा। अब लिखा है बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो कह रहा है बूझो और पहेली जानना चाहती है कि ये कैसे हो गया, वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया। वो तो वेस्ट मटेरियल था, तो वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया, वो बूझो और पहेली जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी सजेस्ट किया गया है। क्या कह रहा है? दो पॉट आप लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, हाफ सॉइल से फिल कर दीजिए, उसमें आधा मिट्टी भर दीजिए। एक पॉट जो होगा उसको ए नेम दे दीजिए, दूसरे को बी नेम दे दीजिए। और पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। तो प्लांट वेस्ट जैसे कि फ्रूट है, खराब फ्रूट, वेजिटेबल पील, ये सब जो है उसको आप क्या कीजिए, पॉट ए में डाल दीजिए। और जो पॉलीथीन बैग होगा, एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स होंगे या ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ होंगे, उसको पॉट बी में डाल दीजिए। और इसको क्या करना है आपको, पुट द पॉट असाइड, उसको कुछ कुछ दिन के लिए रख देना है आपको बगल में। कितने दिनों के लिए? 3 to 4 वीक के लिए रख देना है। और 3 से 4 वीक के बाद ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंज आया है। 3 से 4 वीक छोड़ने के बाद कह रहा है कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पॉट्स। कह रहा है कि आपने 3 से 4 वीक के बाद जब देखा तो क्या आपने कुछ ऐसा देखा कि दोनों पॉट में कुछ डिफरेंस है? इफ़ सो, अगर ऐसा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डिकम्पोज। तो आप देखेंगे कि प्लांट ए जो था, पॉट ए जो था, वो उसका जो वेस्ट था वो डिकम्पोज हो चुका है। हाउ डिड दिस हैपन? ऐसा कैसे हो गया? द प्लांट वेस्ट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के मदद से वो जो प्लांट वेस्ट आपको वेस्ट था वो डिकम्पोज हो गया और वो क्या बन गया, वो मैन्योर बन गया। वहीं अगर पॉट बी की बात करें तो प्लास्टिक और शीशा वगैरह वो बस वैसा ही होगा, वो ख़राब नहीं हुआ होगा, वो डिकम्पोज नहीं हुआ होगा। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स, वो जो मैन्योर है, वो क्या होगा, वो प्लांट उसको दोबारा यूज़ कर लेगा। मैन्योर को क्या करेंगे आप प्लांट में डालेंगे तो वो क्या करेगा, फर्टाइल बना देगा वहाँ के लैंड को, और फिर प्लांट जो वहाँ पे लगेंगे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। डिड यू नोटिस दैट द पॉट बी, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change? आपने देखा कि बी जो था, आपको पॉट बी जो था, उसमें ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, वो डिकम्पोज हुआ ही नहीं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स एक्चुअली प्लास्टिक पे वो काम कर ही नहीं पाए, प्लास्टिक पे वो एक्ट कर ही नहीं पाए और उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए मैन्योर में। इसीलिए जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, शीशा का बॉटल होता है, ये सब मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होता है। You often see large amounts of dead organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आपने बहुत बार देखा होगा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट का हो गया, पत्ता वगैरह हो गया या फिर उसका तना हो गया, तो वो सब खराब होते रहता है। या एनिमल, बहुत सारे एनिमल को देखेंगे कि वो मरा हुआ ग्राउंड पे आपको दिखेगा कभी। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। आप ऐसा देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। एक्चुअली वो विलुप्त नहीं होते हैं, वो क्या होता है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं, एक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो करते क्या है, वो जो डेड आपको ऑर्गेनिज्म था, डेड जो आपको एनिमल था या डेड प्लांट था, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट में, और उससे ही क्या बन जाता है, उससे बन जाता है मैन्योर, जो कि सिंपल सब्सटेंस होता है। दीज सब्सटेंसेस
आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो मैन्योर को क्या करते हैं, दोबारा फिर से दूसरे प्लांट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो करते क्या है, जैसे कि प्लांट वेस्ट था और एनिमल जो डेड एनिमल था उसको क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर दिया। और जब डिकम्पोज कर दिया तो एक्चुअली था क्या कि वो ख़राब हो गया था, सड़ रहा था या वो स्मेल कर रहा था, लेकिन उसको डिकम्पोज कर देने के बाद वो स्मेल नहीं करता, फिर वो स्मेल उसका चला जाता है और फिर मिट्टी में मिलके वो मैन्योर की तरह काम करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हम लोग कर सकते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। तो अभी तो हम लोग यूज़फुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो क्या सब है? Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms can cause diseases in human beings, plants and animals. तो कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत तरीके से हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम लोगों को क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं, या प्लांट में या एनिमल में या ह्यूमन में, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे फूड को भी ख़राब कर देते हैं, कपड़े को ख़राब कर देते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं और वो क्या हार्मफुल एक्टिविटी हमारे फूड पे या क्लोथ पे या बॉडी में करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो पहला तो अभी आप देख ही रहे हैं, जो कोविड-19 डिजीज़ हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? तो सार्स कॉव 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 के द्वारा हो रहा है। तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है, कोविड-19 डिजीज़ कॉज कर रहा है ये। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। तो पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन मीन्स क्या, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पैथोजन। तो पैथोजन एंटर करते हैं हमारे बॉडी में एयर के द्वारा। जैसे हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं तो उस एयर में बहुत सारे पैथोजन हैं, बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं। तो वो हम जैसे ही ब्रीथ करते हैं उसके थ्रू, वो नोज़ के थ्रू क्या करते हैं, वो एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में। या हम लोग जो पानी पीते हैं उससे वो कर सकते हैं, वो पानी में मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस मिला हुआ था, उस पानी को पिए, हमारे बॉडी में चला गया। या हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, उस खाने में हो सकता है कि कुछ पैथोजन मिले होंगे और वो पैथोजन हमारे बॉडी में चले गए। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाय एन एनिमल। तो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई बीमार पर्सन है, तो हो सकता है उसके थ्रू भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में इंटर कर जाए, जैसे कि कोविड-19 के केस में हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे आपको होते हैं पैथोजन जो कि एनिमल भी कैरी करते हैं, उस एनिमल में भी वो पैथोजन होता है तो उसके थ्रू भी हमारे बॉडी में आ सकता है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं कि मान लो किसी एक पर्सन को क्या था, कुछ बीमारी था और वो पर्सन तुम्हारे आसपास में बैठा था और उससे हुआ क्या कि तुमको हो गया, तुम उसके आसपास गए और तुमको भी वो डिजीज़ हो गया, जैसे कि कोविड-19। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस या ऐसे पैथोजन जो कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट, किसी को अगर हम छूते हैं, उससे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उसके थ्रू अगर कोई डिजीज़ अगर ट्रांसमिट हो रहा है किसी दूसरे पर्सन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड्स कोलेरा,
कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो कोलेरा वगैरह जो है, कॉमन कोल्ड जो है, चिकन पॉक्स जो है, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। लेकिन बहुत सारे डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। जैसे कि मान लो ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर किसी के छूने से थोड़ी दूसरे को हो जाएगा, या किसी को कैंसर है तो वो किसी को छू देगा तो कैंसर उसको थोड़ी हो जाएगा। तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ये होते हैं कि जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, या एयर में, वाटर में, फूड में, या किसी के फिजिकल कांटेक्ट से उस आदमी का जो बीमारी था वो दूसरे आदमी में पहुंच जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो उसका एग्जांपल कोविड-19 भी उसका एग्जांपल है। कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस तो है ही। कह रहा व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. So, the virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. कह रहा है कि कोई पर्सन मान लो कॉमन कोल्ड हुआ, उसको सर्दी वगैरह हो गया और वो छींक कर रहा है, उसको छींक आ रहा है। तो जब वो छींकता है तो बहुत ही छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स, बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं उसके नाक से बाहर आते हैं, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं, बहुत सारे उसमें वायरस होते हैं। और वायरस तो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं। माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। कहने का क्या मतलब? 10⁻⁻⁶ ऑफ मीटर। कहने का क्या मतलब? 1 मीटर है, 1 मीटर का 10 लाख अगर तुम भाग कर दो, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कर दो, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या है? उतना ही छोटा है, माइक्रो है। कहने का क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर का अगर कोई क्लॉथ है उसको 10 लाख हिस्से में बांट दो, तो एक जो हिस्सा तुमको मिलेगा उतना ही छोटा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो आँख से दिखता ही नहीं है। तो वही जो है, जो फाइन ड्रॉपलेट्स उसके नाक से बाहर आया, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, और वो वायरस क्या होते हैं? एयर में स्प्रेड कर जाते हैं। और जब एयर में स्प्रेड कर गए तो कोई अगर हेल्दी पर्सन है, वो वहाँ पे उसके आसपास खड़ा है, वो ब्रीद कर रहा है, सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो जो एयर में ड्रॉपलेट्स आया, उस एयर ड्रॉपलेट्स हो सकता है उसके नाक से वो ब्रीद करेगा, और उस एयर में जो मिला हुआ था वो एयर उसके नाक में चला जाएगा। तो हेल्दी पर्सन वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो इन्फेक्शन जो वायरस था वो क्या कर सकता है? वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो जो हेल्दी पर्सन सामने वाला है, हो सकता है उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाए, उसको भी सर्दी हो जाए, उसको भी खांसी हो जाए। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो तो आसानी से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। तो पूछो का यहाँ पे क्वेश्चन है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्प्रेड ना हो, वो सभी में ना फैले, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? तो यहाँ पे पहली ने आंसर दिया है। क्या पहली आंसर दिया है? वी शुड कीप अ हैंकरचिफ ऑन द नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो कह रही है अगर आप छींक रहे हैं तो आपको हैंकरचिफ रखना चाहिए, एक रुमाल रखना चाहिए, और आपके नाक को, अपने मुंह को बंद कर लेना चाहिए उससे, जब भी आप छींक रहे हो, या कोई सामने वाला पर्सन छींक रहा है तो उससे क्या होना चाहिए? उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, या उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आप अपने नाक पे, अपने मुंह पे रुमाल रख लीजिए। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि एज अ कैरियर काम करते हैं। क्या यहाँ पे मतलब हुआ कैरियर का? कैरियर का कहने का मतलब कि उस जो इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट में तो वो डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो डिजीज़ कॉजिंग उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो वो अगर आपके फूड के टच में, जैसे मक्खी है, मक्खी अगर आपके फूड के टच में आएगा, फ्लाई अगर हाउस फ्लाई आपके क्या हो गए, फूड के टच में आएंगे, तो वो आपके फूड को ख़राब कर देंगे। तो उससे एक्चुअली हो क्या रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उससे उस हाउस फ्लाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो आपके फूड में आके बैठ जाता है और उसके उसमें उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें चिपके हुए थे वो आपके फूड में आ जाता है, उससे डिजीज़ कॉज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैरियर। कैरियर होता है वो जिसको खुद तो डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन वो कैरियर बन जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अगर फूड पे बैठ जाते हैं तो उस फूड को इन्फेक्टेड कर देते हैं, और जब हेल्दी पर्सन उसको फूड को खाएगा तो क्या होगा? वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कैरियर। हाउस फ्लाई इज सच वन
वन सच कैरियर लिखा हुआ है। हाउस फ्लाई जो होता है, मक्खी जो होता है, ऐसे ये कैरियर है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज। तो होता है क्या कि जो एनिमल का वेस्ट होता है या कूड़ा कचरा होता है उस पर वो बैठते हैं, और पैथोजन जो होता है उसके बॉडी पे क्या होता है, चिपक जाता है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन। तो अगर मान लो वो आपके फूड पे आके बैठ गया, जो आपने खुला छोड़ दिया उस पर फूड पे आके बैठ गया, तो इससे होगा क्या, हो सकता है कि वो पैथोजन आपके फूड में ट्रांसफ़र कर दे। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। अब जब वो खराब फूड को कोई खा लेगा, जो अनकवर्ड फूड था जिस पे मक्खी वगैरह बैठ गया था उसको खा लेगा, तो हो सकता है वो बीमार पड़ जाए। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसीलिए बताया जाता है कि हमेशा फूड को क्या करना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। जो भी फूड अगर अनकवर्ड है, वो ढके हुए नहीं है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जो कि फिगर 2.8 में दिखाया भी गया है। ये देखिए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो which carries the parasite of malaria, that is plasmodium. Female Aedes mosquito act as a carrier of dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? तो यहाँ पे कह रहा है कि फीमेल मॉस्क्यूटो जो है, जो कि एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है, उसका नाम है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, वो भी एक कैरियर है। और वो किस चीज़ की कैरियर है, वो मलेरिया। उससे क्या हो जाता है, अगर मच्छर काट लेता है बहुत सारा किसी भी पर्सन को, तो उससे मलेरिया हो जाता है। और जो पैरासाइट होता है, वो जो पैरासाइट होता है, वो जो पैथोजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इसके कारण ही क्या होता है, मलेरिया होता है। और इसको कैरी कौन कर रहा है, तो कैरी कर रहा है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। कह रहा है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो, एक तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो हो गया, एक एडीज मॉस्क्यूटो है। ये कैरियर का काम करता है किसके लिए, डेंगू वायरस के लिए। कह रहा है डेंगू वायरस के लिए कौन, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो काम करता है। सो हाउ वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया एंड डेंगू। तो हम लोग कैसे, मलेरिया किसी को ना हो, डेंगू किसी को ना हो, या इसका स्प्रेड ना हो, तो इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहली बहुत क्यूरियस है, एक क्वेश्चन है उसके पास, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो टीचर ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम्हारे आसपास में पानी को क्या करो, जमा नहीं होने, तो ऐसा टीचर क्यों कहते हैं। कह रहा है कि क्योंकि ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। जो मॉस्क्यूटो होते हैं वो ब्रीड करते हैं वाटर में। छोटा छोटा मॉस्क्यूटो को वो बनाते हैं, बड़ा एक मॉस्क्यूटो, वो छोटा छोटा मॉस्क्यूटो को क्या करेगा, ब्रीड कर देगा, उसको वाटर में वो ब्रीड करेगा, छोटा छोटा मॉस्क्यूटो वहाँ पे बन जाएगा। और जब मॉस्क्यूटो छोटा छोटा बन जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, तो बहुत सारा वहाँ पे मच्छर हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाएगा और उसमें अगर कोई फीमेल में एनोफिलीज मॉस्क्यूटो होगी, तो वो क्या होगी, उससे मलेरिया फैला देगी। इसीलिए हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट। इसीलिए वाटर को क्या होना चाहिए, जमा नहीं होने देना चाहिए आसपास में, नेबर में, या कूलर्स में, या टायर में, या फ्लावर पॉट में, ये सब में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्क्यूटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अगर आप क्या करें, आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, आसपास में क्लीन रखें, और पानी जमा नहीं होने दें, तो क्या होगा, आप वहाँ पे मॉस्क्यूटो का ब्रीडिंग होगा नहीं। क्योंकि मॉस्क्यूटो का ब्रीडिंग कहाँ होता है, जहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाता है। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कह रहे कि कुछ ऐसा लिस्ट या कुछ ऐसा मेजर आप बताइए जिससे कि मलेरिया ना हो, उसके स्प्रेड को हम लोग कम कर सकें। तो कैसे करेंगे आप, पानी जमा नहीं होने देंगे, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। वी विल डिस्कस more things about this chapter in the next video. Thank you.